हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे हों, स्वस्थ हों और बेहतर हो और अपनी पढ़ाई में लगे पड़े हुए हों। क्योंकि देखिए, अब आपके सामने केवल बस पढ़ने का है चांसेस। तो अब अपना बहाना बिल्कुल भी मत रखिएगा कि ये आ गया, ये चीजें हो गई जिसके कारण हम पढ़ नहीं पा रहे। क्योंकि ये बहाने आपके कोई पूछने नहीं आएंगे आपसे कि भाई आपको क्या हो गया था, क्यों नहीं पढ़े थे। क्योंकि ये दुनिया आपसे रिजल्ट मांगती है। तो बस आप उस दुनिया को अगर एक पहचान बनानी है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो आज यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है विट स्टोन सेतु। तो कहीं आपको इसका नाम लिख के ये तो नहीं लग रहा, वैसे ये मजाक में हम ले सकते हैं क्योंकि बच्चे अब तक तो पढ़ ही चुके होंगे। अब मान लीजिए अगर हम खिंचाव मतलब ये फिजिक्स जानते ही नहीं और ये अचानक से हमारे पास नाम आ जाता, तो हम थोड़ी बहुत इंग्लिश पढ़े तो हम कहते क्या इसमें गेहूं पत्थर की कुछ सेतु का निर्माण करना है, हमारे दिमाग में यही आता। लेकिन ये तो आएगा नहीं क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो फिजिक्स में विड स्टोन सेतु का मतलब ये नहीं है कि हम गेहूं इकट्ठा करने वाले हैं और पत्थर और उससे पुल बनाने वाले हैं, ये बिल्कुल भी नहीं है भाई। ये एक नाम है और उन्होंने बताया था एक बहुत ही बेहतरीन नियम और उसी को हम पढ़ेंगे और उसका बहुत ही उपयोग हुआ हमारे साइंस के फील्ड में। तो देखिए इसमें होता क्या है, पहले हमें विट स्टोन सेतु की रचना करनी है। तो रचना करते हैं फिर उसको हम लिखते हैं। तो रचना आप करेंगे भाई, अगर ऐसे बोला जाता रचना करो तो हम ढूंढने लगते भाई, गेहूं पत्थर ढूंढ के लाएं और विट स्टोन सेतु बनाए। तो बस थोड़े से मजाक के लिए हम ये सारी बातें, क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हमें गेहूं पत्थर तो याद आने वाला है नहीं, हमें तो फिजिक्स की कॉन्सेप्ट ही याद आएंगे। ये हो रही है आपके विट स्टोन सेतु की रचना। हो गई रचना भाई। अब हम इनको नाम दे देते हैं कि ये है क्या। तो भाई ये आपको दिख जाएगी कि हमारी बैटरी है और ये की है जिसे हम कुंजी बोलते हैं। दो दो की, ये की वन बोल दे और इसे हम की टू बोल सकते हैं। और जी को आप पढ़े होंगे कि ये गैल्वेनोमीटर है। और इस संरचना का तो नाम आप भूल ही नहीं सकते भाई, इनको तो हम इतने टाइम से पढ़ते आ रहे हैं तो कैसे भूल सकते हैं। इन सभी को हमने ABCD नाम दे दिया। इनको भी दे देते हैं भाई, इनको हम P नाम दे देते हैं, इनको Q दे देते हैं, इनको R दे देते हैं और इनको S दे देते हैं। अब हमने विट स्टोन सेतु की रचना कर ली है। ये होगा विट स्टोन सेतु, वो गेहूं पत्थर वाला नहीं होगा। तो हमने विट स्टोन की रचना तो कर दी है। अब आपको जब आप इसका लिखेंगे विट स्टोन सेतु की रचना पूरा सिद्धांत, तो आपको इसके बारे में भी लिखना पड़ेगा। जो चीजें आपने बनाई है सेम चीजें आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और इम्प्रेशन अच्छा बनाने के लिए आप अच्छे तरीके से रचना हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कि इसमें कितने प्रतिरोध लिए हैं आपने, 4 प्रतिरोध धो P, Q, S, सॉरी R, S को बिंदु A व C के बीच E सेल को कुंजी के द्वारा जोड़, केवल लिख लीजिए क्योंकि हमने 2 माना है, जोड़ देते हैं। सॉरी यहाँ पे C 2 हो गया ना, D यहाँ पे A व C नहीं, हम यहाँ पे A व D लिख लेते हैं। A से मतलब ABCD सभी के बीच में हमने 4 प्रतिरोधों को जोड़ दिया है। और ई सेल को कुंजी, जो ई सेल आपको दिख रहा है, कुंजी 1 के द्वारा जोड़ देते हैं। फिर कामा
बी तथा डी के बीच एक धारा मापी लगाते हैं। धारा को कौन मापता है? गैल्वेनोमीटर। वोल्ट को मापना होता है तो हम वोल्ट मीटर लगाते हैं। धारा मापी जी को कुंजी K2 के द्वारा जोड़ देते हैं। ये हो गई आपके पास रचना। जितना इस फिगर में हमने बनाया, जितनी मेहनत की, और उसको हम लिख भी देते हैं, ताकि देखिए लिख देंगे तो अब मान लीजिए जो साइंटिस्ट हैं ऐसे तो उन्होंने प्रयोग किया होगा, लेकिन उन्होंने लिखा था तभी तो उनकी मतलब चीज रहे और हम आज पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट तो अपने समय में किए, तो इनको लिखना भी बहुत जरूरी होता है। तो आप भी लिखेंगे, अभी नहीं कि फिगर बना दे फिर लिखेंगे चित्र से। हो सकता है आपके पास टाइम नहीं है तो कर सकते हैं, लेकिन भाई अगर आपको बेहतर नंबर लेना है, अच्छे नंबर लेना है, एग्जामिनर को एकदम प्रसन्न करना है कि वो आपके नंबर काटे ना, तो आपको ये रचना लिखनी पड़ेगी सुंदर राइटरों में। अब लिखेंगे कि भाई ये जो विटबेस्टेन सेतु है इसका सिद्धांत क्या है, क्योंकि कोई भी निर्माण कर रहे हैं, कोई भी हम बनाते हैं डिवाइस या कुछ भी हो तो उसका एक सिद्धांत होता है, उस सिद्धांत पे वो वर्क करती है। तो यहाँ पे सिद्धांत इसका ये है कि प्रतिरोधों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर धारा मापी, जब हम धारा प्रवाहित करेंगे तो धारा मापी में कोई विक्षेप उत्पन्न न हो तो उसे संतुलन की अवस्था कहते हैं, ये हो गया आपके पास सिद्धांत। हमने सबसे पहले रचना लिख ली और ये किस सिद्धांत पे कार्य कर रहा है। भाई इसमें जब हम इस कुंजी को बंद करके धारा को प्रवाहित करेंगे तब इस जो गैल्वेनोमीटर में कोई भी आपको विक्षेप नहीं दिखना चाहिए। देखिए जो गैल्वेनोमीटर है ना, ये गैल्वेनोमीटर होता है तो इसमें एक एरो होती है, तो ये एरो आपको इस तरीके से होनी चाहिए, न कि ये एरो इधर हो, ना मतलब ऐसे हो, और ना कि ये एरो ऐसे हो, मतलब इधर है तो इधर की दिखाएगा और इधर है तो इधर, ये इनकी नहीं, क्योंकि हम देखिए ये दो लूप दे रहे हैं, इसीलिए हम इस प्रकार इन प्रतिरोध को संयोजित करेंगे कि धारा प्रवाहित करने पर भी इसमें कोई भी विक्षेप उत्पन्न न हो, इसकी जो नीडल हो वो बिल्कुल भी 90 एंगल पे अपना मतलब एक सीधी रेखा में पड़ी रहे, वो कोई भी रिफ्लेक्शन न दिखाए, तभी वो विटबेस्टेन सेतु हम उसे बोलेंगे। तो ये हो गया इसका सिद्धांत। अब हम यहाँ पे लिखेंगे किरचॉफ। देखिए अगर हम किरचॉफ के नियम नहीं पढ़े होते तो भाई विटबेस्टेन सेतु हमें समझ में नहीं आता। भले हम रचना ये सारी कर लेते, लेकिन हम यहाँ से एक फार्मूला निकालेंगे जिसके आधार पे हम सवाल निकालेंगे। विटबेस्टेन सेतु का मतलब ये होता है कि आपके पास 4 प्रतिरोध दिए हैं और इसमें 3 का मान दे दिया और 1 का मान नहीं दिया है, तो आप उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो यहाँ से बहुत आसानी तरीके से आपको मिलने वाला है कि आखिर इसमें संबंध क्या ऐसे आएगा कि हम 3 जान लेंगे तो आर को आसानी से निकाल लेंगे, तो वही हमें निकालना है। तो यहाँ पे जो होता है संबंध आप लिख सकते हैं कि P/Q बराबर होगा R/S के।
ये इसका सिद्धांत होता है कि इसमें कोई भी एक अननोन है तो आप निकालेंगे। तो भाई इसको अब हम डिराइव करके बताते हैं कि आखिर ये कैसे आया। तो हम लिखेंगे किरचॉफ के द्वितीय नियम से। अब द्वितीय नियम में हम लेंगे तो हमें पढ़े हैं कि इसमें 2 लूप लेना पड़ेगा, तो ये 1 लूप और ये दूसरी लूप। अब यहाँ से जब धारा प्रवाहित हो रही है तो I, तो यहाँ पे I1 और ये हो गई आपके पास, सॉरी 1 को हमने 2 लिख दिया, I2। अब यहाँ से ऐसे आके भले, लेकिन इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखाना चाहिए। इस तरीके से हमने इस प्रतिरोध को इस तरीके से संयोजित किया कि इसमें कोई भी जो विक्षेप है वो नहीं आएगा। अब ये धारा ऐसे आ रही है और जब ये कुंजी बंद होगी तो धारा इधर चली जाएगी फर्स्ट लूप के लिए। अब देखिए जब हम फर्स्ट लूप के लिए देखेंगे यहाँ से, तो फर्स्ट लूप के लिए हम लगाते हैं, सबसे पहले हम यहाँ जाए तो धारा I1 है और जो इसका प्रतिरोध है वो P है। तो यहाँ से हम लिखेंगे I1 मल्टीप्लाई P। अब हम यहाँ से लिखेंगे, हम किरचॉफ का नियम पढ़े थे कि प्रतिरोध और धारा के जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है। यहाँ से जो भी हम यहाँ से E लगाएं, जो भी वोल्टेज लगाएं वो उसके बराबर होगा। तो हम यहाँ से पहले धारा को बराबर कर लें, यहाँ से द्वितीय का नियम, तो यहाँ की धारा ये हो गई। फिर यहाँ से हम आ रहे हैं यहाँ, लेकिन देखिए यहाँ की जो दिशा है, हम तो जा रहे थे इधर की, जाना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो धारा प्रवाहित हो रही है वो इधर है। I2 किधर की तरफ प्रवाहित हो रही है, इधर की तरफ, ना कि सीधी में हम जैसे लूप ले रहे थे। तो जब हम धारा के विपरीत जा रहे हैं तो आपको दिमाग में तुरंत खटक जाएगा कि भाई अब हम प्लस नहीं, हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस। तो यहाँ पे हो जाएगा I2 और यहाँ का प्रतिरोध R। अब ये बराबर होगा किसके, शून्य के। ये शून्य के बराबर हो गया यहाँ पे जो गुणनफल है, क्योंकि सभी का योग जो हो गया वो शून्य के बराबर है, हम यहाँ पे कर दिए। अब यहाँ से हम लिखेंगे कि I1 P। अब इस माइनस वाले को आप उधर प्रक्षांतर कर दीजिए तो ये हो जाएगा I2 और R, और ये बन गया आपके पास समीकरण नंबर 1। ये माइनस था तो इधर जाके ये प्लस हो गया, आपके पास ये आ गया। हम किरचॉफ का द्वितीय और 1 देख लें तो 1 धाराओं का जो योग होता है वो क्या होता है, शून्य के बराबर होता है, तो वही हमने यहाँ पे कर लिया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, दूसरा लूप लेते हैं। ये आपके पास आ गया प्रथम पास के लिए। अब आप जब द्वितीय पास के लिए निकालेंगे तो आपको ये लेना, भाई यहाँ से धारा ऐसे जा रही है और ऐसे जाते जाते, लेकिन यहाँ पे ऐसे आ रही है इधर से, लेकिन यहाँ पे जब जाएगा तो ये धारा जब आएगी तो यहाँ पे ऐसे जा भी रही है। देखिए यहाँ से इधर धारा आ रही है और इधर जा रही है, तो ये दूसरे को रिजेक्ट आउट ही कर देते हैं, इसलिए इस गैल्वेनोमीटर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही होता है इसमें इस तरीके से जोड़ने का फायदा। तो यहाँ पे इस तरीके से धारा आ भी रही है तो फिर वही कंडीशन होगा कि जो I2 है, मतलब यहाँ से जा रही है I1, तो हम इसको अगर मान ले तो ये I1 ही है, और यहाँ पे हम देखें ये धारा I1 इधर से जा रही थी, तो ये जो है हमारा वो I2 ही धारा यहाँ से भी प्रवाहित हो रही है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे द्वितीय पास के लिए, द्वितीय पास के लिए। तो जब आप द्वितीय पास के लिए लिखेंगे तो आप I1 और Q, I1 मल्टीप्लाई Q, फिर उसके बाद आप जब यहाँ पे आएंगे तो आप आना चाह रहे हैं इधर की, लेकिन धारा जो I2 है वो प्रवाहित हो रही है इधर की, तो फिर वही कंडीशन होगा कि भाई हम इधर आ रहे हैं और ये इधर जा रही है, तो हमें तो धारा को ही लेना है। तो जब धारा विपरीत है तो विपरीत दिशा, विपरीत की स्थिति में हम यहाँ पे फिर क्या ले लेंगे, नेगेटिव, और फिर आप यहाँ से लिखेंगे I2 और यहाँ का जो प्रतिरोध है S, ये भी बराबर होगा शून्य के। फिर यहाँ से आप लिख सकते हैं कि जो I1 Q बराबर हो जाएगा I2 S के, और ये हो गया आपके पास समीकरण नंबर 2। अब आप क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 से दे देंगे आप भाग, तो लिख लीजिए यहाँ से, इतना ही शॉर्ट नहीं हम करेंगे, 1 में समीकरण 2 से भाग
देने पर। अब ये आपके पास समीकरण 2 और ये रहा आपके पास समीकरण 1। तो आप जो समीकरण 1 में लिखेंगे I1 P और यहाँ पे होगा I1 Q बराबर I2 R और ये इसको डिवाइड करेंगे I2 S से। तो भाई ये I1 ये I2 ये कैंसिल आउट। तो आपके पास अब जो चाह रहे थे वो मिल चुका है कि P अपॉन Q बराबर हो गया R अपॉन S के। देखिए कितने आसानी से हम हमारे जो मंजिल थी उस मंजिल पे आ गए। तो इसी तरह आप अपने बोर्ड के लिए भी मेहनत करते रहिए, इसी तरह पढ़ते रहेंगे, आप भी अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। जैसे हमने किरचॉफ के मंजिल को उसकी मंजिल तक पहुंचा दिया कि किरचॉफ का ये था कि इसमें जो 4 प्रतिरोध है, अब देखिए इसमें से अगर 3 प्रतिरोध दे दे तो आप एक प्रतिरोध आसानी से निकाल नहीं सकते हैं, जो अननोन होगा उसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको किरचॉफ का नियम समझ में आया हो। तो प्लीज अपना जो भी विचार हो, अगर कोई इसमें प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करिएगा, उसका हम रिप्लाई करेंगे। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑलवेज बी हैप्पी और कीप कंटिन्यू वर्ड हार्क। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।